गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपका पिछले क्लास में ऊट का आदेश पत्र एवं मैकाले का प्रतिवेदन के बारे में बताया था। चलिए, बहुत आदेश पत्र हो गया। अब आगे हम अपनी स्थिति को बदलते हुए इस माहौल में रहने के लिए हमें अपने कार्य को नियोजित करते हुए आज नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, जो बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 2 के अंतर्गत यूनिट 4 का टॉपिक है। साधारणतः देखा जाए तो ये सामाजिक स्तरीकरण है क्या? स्तर से हम समझते हैं विभिन्न वर्ग में क्या स्तर है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर कि निम्न स्तर। प्रायः देखते हैं विद्यालय में सभी तरह के बच्चे पाए जाते हैं, प्रथम स्तर के भी और मध्यम स्तर के भी और उच्च स्तर के भी। इसको हम उनकी बुद्धि लब्धि के द्वारा आंकते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें इसमें जाति से रिलेटेड लेना है। प्रायः देखा जाता है कि ब्राह्मणों का ही स्थान, जाति में ब्राह्मणों का ही स्थान सर्वोपरि माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित है, मगर सबसे स्थान यहाँ ब्राह्मण को दिया जाता है। लेकिन ये जो स्तरीकरण मनुष्य की जाति जो है वो जन्म से ही निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि जाति जब मनुष्य जब एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है, आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है, जिसके कारण वो कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज क्लास। तो ये उस वर्ग में जब जन्म ले लेता है तो उसी का आजीवन वह सदस्य बन जाता है। प्रायः हम देखेंगे कि विश्व में मानव द्वारा निर्मित तथा गठित जितने भी समाज हैं उनमें उस समाज की सदस्यों की परिस्थिति या स्टेटस अलग अलग रहती है। किसी एक समाज में किसी एक व्यक्ति की अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, किसी दूसरे समाज में उससे भी अच्छी, अपेक्षाकृत उससे भी अच्छी होती है, और जब तीसरे तो अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उससे भी खराब होती है। तो ये जो 3 स्तर के साथ हम जो भेदभाव स्थितियों में देखते हैं तो वह ऊंच नीच की स्थिति रहती है, जिसको हम सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत या उसको हम सामाजिक स्तरीकरण उसके अनुसार हम कहेंगे। ठीक है, अब हम टॉपिक को लेके चलते हैं कि ये सामाजिक स्तरीकरण हम जाति के द्वारा देख लिए। अब स्तरीकरण हमें यहाँ पढ़ना है कि स्तरीकरण व शिक्षा है क्या। मानव समाज एक लंबे इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं मिलता है जिसमें सभी व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल समान रहे। समाज के सदस्यों के बीच ऊंच नीच की इस स्थिति को हम सामान्य शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण कह सकते हैं। किसको? उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसके बीच हम जो ऊंच नीच की स्थिति को हम देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण। ये स्तर के द्वारा ही बांटा गया, मनुष्य के स्तर के द्वारा ही बांटा गया। यह स्तरीकरण असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक सार्वभौमिक धारणा है। कोने कोने में सामाजिक असमानता का तत्व मौजूद है। संचार क्रांति, भूमंडलीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में सामाजिक शिक्षा स्तरीकरण की व्याख्या एक नए संदर्भों में होनी चाहिए। किसके अंतर्गत? संचार क्रांति, भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण। हम आगे आपका क्लास लेंगे उदारीकरण से भी रिलेटेड और भूमंडलीकरण, लेकिन हम लोग यहाँ पर जान ले कि भूमंडलीकरण मीन्स एक जगह से दूसरे जगह का विचारों का आदान प्रदान, और उदारीकरण मीन्स विचारों की स्वतंत्रता जिसके द्वारा हम देते हैं, उसमें व्यक्ति को अपना शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार होता है। वो हर तरह के वर्ग में
यहाँ पर जाति से कोई रिलेटेड नहीं है। हर वर्ग के लोग ये शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके आधार पे हम इसका स्तरीकरण को आंक सकते हैं। आगे हम देखेंगे लिंग आरंभिक काल से ही। लिंग आरंभिक काल मीन्स यहाँ पर किसे लिया गया, स्त्री एवं पुरुष। तो प्रायः देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति क्या है, भारतीय समाज में निम्न माना गया है और पुरुषों को हमेशा उच्च स्थान का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि शक्ति के संरचना में हमें आधार पर हमेशा असमानता पाई जाती है कि स्त्रियों को हमेशा नीचे वर्ग में रखा जाता है, उन्हें घर के कामों के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को बाहरी काम और पूरे परिवार का उत्तरदायित्व निभाने के कारण और पैतृक संपत्ति से मजबूत होने के कारण उन्हें क्या कर दिया जाता है, शक्ति के संरचना। तो हम यहाँ पर लिंग के भी आधार में सामाजिक स्तरीकरण को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य है क्या कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, कार्य क्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार उनकी स्थिति और कार्यों का निर्धारण करके सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। जैसा कि हमने क्या बतलाया कि विद्यालयों में हम विद्यार्थी को कैसे नापते हैं, कोई निम्न स्तर के ही विद्यार्थी वहाँ होते हैं, कोई मध्यम स्तर के भी और उच्च। तो उनकी हम बुद्धि, योग्यता, कार्यक्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार उनकी स्थिति तथा कार्यों का निर्धारण करके सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाना है। सामाजिक व्यवस्था में उसकी मजबूत जो सोशल सिस्टम है उसको हमें मजबूत करना है, ताकि इस स्तर पर निर्माण की इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक स्तरीकरण। भारतीय समाज में स्तरीकरण का मूल आधार है जाति व वर्ग, है ना। तो जाति को हम बंद वर्ग कहें कि जाति एक वन वर्ग, लेकिन वर्ग क्या है, अपनी परिस्थिति के कारण समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। परंपरागत समाजों में यह स्तरीकरण की व्यवस्था जन्म से निर्धारित होने वाली जाति व्यवस्था पर ही आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब के रहने की दशा ढंग क्या है, अलग अलग है। इसके अनुसार हम इन्हें सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत लेते, लेकिन हमें इसे शिक्षा के द्वारा इसे क्या करना है, इसमें बदलाव लाना है, चेंज लाना है, ताकि हमारा जो जाति वर्ग है वो क्या हो, शिक्षित होकर एक नए सामाजिक बदलते परिवेश में पुनः आगमन करें। सामाजिक स्तरीकरण को निम्न रूप से हम परिभाषित करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। पहला हम देखते हैं मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्या है, क्षैतिज विभाजन है। निम्नतर और उच्चतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। दूसरा क्या है, जिस वर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण उच्च और निम्न संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समाज के अस्थायी समूहों का, श्रेणियों का विभाजन है। सामाजिक स्तरीकरण उच्च और निम्न संबंधों से एक दूसरे के साथ जुड़े मीन्स क्या है, अभी हम क्या बोले कि हम जातिवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार को जाति में हम लोग शामिल किए। तो उच्च और निम्न समूह ये क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के अंदर ये चारों जाति क्या है, एक दूसरे से संबंधित जुड़े हुए हैं, जिसका हम समूह के द्वारा श्रेणियों का विभाजन करते हैं। सामान्यतः परिभाषाओं से तो हम समझ गए, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण को इनमें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। यह स्पष्ट है कि स्तरीकरण को सामाजिक व्यवस्था एवं उद्देश्य को क्या करना है, सुदृढ़ बनाना है। और एक इसे हम इसे समझेंगे कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, निम्न वर्ग जो है वो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। सामाजिक स्तरीकरण है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न समूहों एवं वर्गों की स्थिति उच्च और निम्न होती है। अपनी उच्च या निम्न स्थिति के कारण
वर्गों को विशेषाधिकार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। विभिन्न वर्गों को विशेषाधिकार एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। कैसे? यहाँ पर हम इसे जान लेते हैं। विभिन्न वर्ग उसमें पूंजीपति वर्ग भी लिए हैं, श्रमिक वर्ग भी लिए हैं, मजदूर वर्ग भी लिए हैं। इनकी स्थिति क्या है कि ये मजदूर वर्ग जो है ये अपने समाज में मजदूर वर्ग को क्या है, उन्हें हम निम्न स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा क्या होती है, निम्न। लेकिन अगर पूंजीपति वर्ग कहा जाए तो ये क्या है, एक एकाधिकार प्राप्त करके पूंजीपति वर्ग सबसे ऊंचा, मीन्स यहाँ पर संपत्ति, धन, वैभव से जो प्रतिष्ठित हो वो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में भेदभाव पाया जाता है। यह बढ़ता जाता है कि इसके कारण समाज में अक्सर तनाव और देखने को मिलता है। इसके कारण समाज में अक्सर तनाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, प्रतिद्वंदिता, अगर ये तीनों आपस में नहीं रहेंगे, तनाव और विरोध नहीं रहेंगे, तो मानव की पारस्परिक जागरूकता और मानवीय आवश्यकताएं क्या है, मनुष्य की अनंत है, उसको पाने के लिए क्या करते हैं लोग, आपस में संघर्ष और तनाव, ताकि वे अपनी ऊंची प्रतिष्ठा को समाज में पा सके और उन्हें ऊंचा स्थान का दर्जा दिया जाए। चलिए आगे हम देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप क्या है, इन्हें किन वर्गों में बांटा गया है। क्या है? एक बंद स्तरीकरण और दूसरा क्या है, खुला हुआ स्तरीकरण। तो स्तरीकरण प्रत्येक समाज की क्या है, एक आवश्यक स्थिति है, लेकिन स्तरीकरण का स्वरूप प्रत्येक समाज की उसकी परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक विचारधाराओं और आवश्यकता के अनुसार क्या क्या भिन्न हो सकती है। हजारों वर्षों तक किसी समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु कुछ समाजों में क्या आ गया, तीव्र गति से परिवर्तन आ गया। यहाँ पर बोला हजारों वर्षों से किसी समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, मीन्स कहने का वहाँ अभी भी लोग पिछड़े हुए हैं। देखा जाए तो आदिकाल से प्रारंभिक काल में मनुष्य थे कैसे, खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे, कंद मूल खा के पशुपालन करके वो अपना जीविका निर्वाह करते थे। उनकी स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत निम्न स्तर की थी, लेकिन मानव के द्वारा शिक्षा में सतत विकास की प्रक्रिया, मानव क्या है, एक विवेकशील प्राणी है और वह शिक्षा के प्रति अनवरत प्रक्रिया चलता है और उसमें बदलाव लाता है। उसके कारण बहुत तरह का हमारी समाज में परिवर्तन आया और एक नया समाज का संगठन हो गया, जिसके कारण निम्न स्थिति और उच्च स्थिति को हम प्राप्त कर लिए। लेकिन बंद स्तरीकरण हम इसके आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में व्यक्ति को बंद स्तरीकरण के अंतर्गत जो एक बार स्तर प्राप्त हो जाता है वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसा कि हमने अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है वो आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है। यहाँ बंद स्तरीकरण से जाति को रिलेटेड लिया गया है कि जन्म अथवा आनुवंशिकता के आधार पर ही होती है। हिंदू समाज भी हमारा क्या है, बंद स्तरीकरण है, जो हम विभिन्न परंपराओं से बंधे रहते हैं। ये सबसे स्पष्ट उदाहरण है बंद स्तरीकरण का। इसमें प्रथाओं और परंपराओं का महत्व अधिक होता है। कुछ व्यक्ति बंद स्तरीकरण को जातिगत स्तरीकरण भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, खुला हुआ स्तरीकरण। जैसा कि हमने बताया कि जाति क्या है, वो वर्ग में धीरे धीरे परिवर्तित होने की चेष्टा करे। क्यों? क्योंकि परिस्थिति उसे खुला हुआ स्तरीकरण में ले आता है और व्यक्ति क्या है, वर्ग के अनुसार अपनी शिक्षा के द्वारा उच्च शिक्षा क्या है, हर वर्ग के लोग पा सकते हैं। उनकी अपनी योग्यता, कार्यकुशलता, शिक्षा और रुचि के आधार पर एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। यह स्तरीकरण
एक स्वतः चालित व्यवस्था गतिशीलता है। ऐसे स्तरीकरण का प्रमुख गुण है कि खुले हुए स्तरीकरण में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही उसे समाज में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यह स्तरीकरण की अभिव्यक्ति हमें धार्मिक वर्ग आर्थिक वर्गों से बनने वाले समाज में देखने को मिलती है। यह स्तरीकरण की अभिव्यक्ति हमें आर्थिक वर्ग, यहाँ क्या कहा गया, आर्थिक वर्ग में से जो पैसे से सत्ता से मजबूत हो, है ना, वो अगर हमें मजबूत दिखे तो वो समाज में उसकी स्थिति क्या होती है, स्टेटस क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। जैसे हमने कहा क्या, भौतिक वस्तुएं क्या है उनके पास, जो सत्ता पावर और पूंजी से मजबूत, उनकी भौतिक साधन क्या हो जाती है, उनके पास हर समय मौजूद होती है और वो ऊंचा समाज में स्थान पा सकता है। सामाजिक स्तरीकरण को अगर हम देखें तो सभ्यता और संस्कृति के विकास में भौतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा औद्योगिकरण के कारण सामाजिक स्तरीकरण जन्म के आधार पर न होकर वर्ग व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है? वर्ग व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मीन्स यहाँ बंद स्तरीकरण को प्राथमिकता नहीं देकर क्या हुआ, खुला हुआ, है ना, सामाजिक जन्म के आधार पर न होकर वर्ग व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में खुले समाज में वर्ग व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं। क्या सामाजिक वर्ग ने हमारी भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया है ना? तो ये पहला प्रश्न उठता है कि क्या सामाजिक वर्ग ने हमारी भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया है? कैसे किया है? वर्ग से रिलेटेड हम आज हम क्या है, खुला हुआ स्तरीकरण में है। तो भारतीय समाज में यह हमें एक खुलेआम दिख रहा है कि उच्च वर्ग और धनी वर्गों के बालक मेहनती, अंग्रेजी और उत्तम स्तर की शिक्षा को पाने के लिए तथाकथित पब्लिक स्कूलों और विदेशी संस्थाओं में जाते रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो जब भी मैं क्लास लेती हूँ अपने नोटबुक को अपने साथ लीजिए और मुख्य बिंदुओं को नोट करते जाइए। क्या है, पब्लिक स्कूल और विदेशी शिक्षा संस्थानों में जाते रहे। भारतीय समाज में आज के दौर में क्या दिख रहा है कि उच्च से उच्च शिक्षा और धनी मध्यम वर्गों के भी बालक, ये परिवार हैं, वो क्या चाहते हैं कि मेरे बालक, है ना, अंग्रेजी मीडियम में और निजी प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में जाए और विदेशी संस्थान में जाए और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, ताकि, है ना, वो शिक्षा के मामले में स्ट्रांग हो। आज भी हम जा रहे हैं पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा संस्थाएं, प्रोफेशनल कोर्स देने जा रहे हैं, संस्थाओं का खूब विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, निर्धन जो है, निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के बालक को क्या करे, सरकार विविध अभावों से ग्रस्त पाठशालाओं और साधारण स्तर के कॉलेजों में विवश होकर जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या है, आज हम सरकार भी क्या है, प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि निम्न वर्ग के लोग जो है वे शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठ सके। उनके लिए आरक्षण वगैरह बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त की है, मिड डे मील इत्यादि। लेकिन क्या है कि भारतीय प्रजातंत्र को अगर हम यहाँ सामाजिक स्तरीकरण को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा का स्तरीकरण को लेकर चल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि भारतीय प्रजातंत्र में खुलेआम ये देखने में आ रहा है कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्गों के विद्यार्थियों को क्या मिल रही है, अधिक सुविधाएं मिल रही है ना। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। आगे हम देखते हैं कि स्तरीकरण व शिक्षा के आधार क्या है, निम्नलिखित है। क्या क्या है, निम्नलिखित है। किससे रिलेटेड है, आयु, लिंग, जाति,
व्यवस्था, शारीरिक बौद्धिक कुशलता, आर्थिक स्थिति, धार्मिक, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा और जन्म। तो चलिए इसे एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं कि जाति, आयु, वर्ग, शक्ति और संपत्ति, व्यवसाय तथा शिक्षा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को कौन सा स्तर दिया जाना चाहिए। जाति, आयु, वर्ग, शक्ति, धर्म, संपत्ति और व्यवसाय, इसमें शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा स्तर दिया जाना चाहिए तथा व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार निर्धारित की। इसे आयु कैसे सुलझाता है ये देखते हैं। आयु के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण, जैसे बालक का समूह, किशोरों का समूह, बुजुर्गों का समूह, है ना, आयु में भी बांट दिया गया है कि बालकों का और किशोरों का और बुजुर्गों का। परिवार, व्यवसाय और संपूर्ण समूह में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी आयु पर ही सबसे अधिक निर्भर है। ज़्यादातर देखिएगा कि बालक और युवाओं की तुलना में अनुभव होने के कारण वृद्धों को अधिक सम्मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि पदों पर वयोवृद्ध को नहीं रखा जा सकता। दूसरा हम देखेंगे लिंग के आधार पर। सभ्यता के आरंभिक स्तर तक लिंग के आधार पर श्रम विभाजन और पदों का बंटवारा किया जाता है। जैसा कि हमने क्या बताया, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष कार्यों के आधार पर उन्हें बांटा गया है और समाज में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को उच्च स्थान दिया जा रहा है। पुरुष के ही द्वारा पितृशतात्मक परिवार कहा जाता है और उसे उच्च स्थान, पिता को उच्च स्थान दिया जाता है। प्रथागत रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका में कोई भी स्त्री राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, जाति प्रथा के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण, जैसा कि हमने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति के लोग समाज में कितने पद उसकी जातिगत सदस्यता से निर्धारित होती है। इसमें ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण वहाँ पर क्या बन जाते हैं, सामाजिक वर्ग बन जाते हैं। परंतु जाति प्रथा का बंधन क्या हो गया है, धीरे धीरे कमजोर हो गया है क्योंकि हम खुला स्तरीकरण में आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक और बौद्धिक कुशलता। वर्तमान युग में व्यक्ति की शारीरिक कार्यकुशलता और मानसिक योग्यता को उसकी स्थिति का निर्धारण का सबल प्रमुख आधार माना जाता है। व्यक्ति के स्तर का निर्धारण आयु, लिंग का महत्व घटकर उसकी व्यक्तिगत योग्यता का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह योग्यता व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय के चयन में सहायता करती है। मीन्स क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास होता है किसके द्वारा, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता और मानसिक अगर सही रहेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा और उसके अनुसार वे अपने व्यवसाय का चयन और शिक्षा का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। जैसे जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति गिरती जाती है, सामाजिक स्तरण में भी उसका स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे पूंजीवादी समाजों में विशेष रूप से उन व्यक्तियों को उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त होता है, सामाजिक स्तर प्राप्त हो जिसका उत्पादन व साधनों का अधिकाधिक अधिकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं धार्मिक के अनुसार। भारतीय समाज में लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जैन धर्म सारे बटे हुए हैं। धर्म के अनुसार पे ये सारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बटे हुए हैं। लेकिन वर्तमान युग के प्रगतिशील समाजों में स्तरीकरण के इस आधार का महत्व निरंतर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। परंतु आदिम समाजों में धार्मिक ज्ञान व्यक्ति के स्तर के निर्धारण का प्रमुख आधार मानती है। नेक्स्ट क्या है, निवास स्थान, रेसिडेंस इसका क्या है। शहर तथा गांव में रहने वाली जुड़ी विशेषताओं के कारण
पृथक पृथक सामाजिक वर्ग बन जाते हैं। निवास स्थान भी इसका सामाजिक स्तरीकरण में बहुत मायने रखती है। शहर और गांव में रहने वाली जुड़ी विशेषताएं। शहर में क्या है, हमारी विशेषताएं, हमारी आवश्यकताएं अनेक हैं, लेकिन शहरों में क्या है कि हम बहुत कम ही भौतिक आवश्यकताओं से भी काम चला लेते हैं। लेकिन शहरों की ओर लोग चमक दमक की ओर दौड़ रहे हैं। वहाँ का निवास स्थान क्या है, हमारे सामाजिक वर्ग को एक पृथक बना देता है। वे अपने ही स्तर के व्यक्तियों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। शहर के लोग अपने ही व्यक्तियों के अपने ही स्टेटस में वे लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं। जैसे ग्रामीण लोग ग्रामीणी वालों से, शहरी के लोग शहरी क्षेत्र के वाले लोग, और गंदी बस्ती के लोग अपनी गंदी बस्तियों के लोग, और जो घुमक्कड़ हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिस तरह के वर्ग हैं वे उसी तरह से ढलने में इनका क्या है, ढलने उसी स्तर में वे ढलना चाहते हैं ताकि वे समाज में निंदा के पात्र ना हो। नेक्स्ट क्या है, व्यवसाय। विभिन्न व्यवसाय या धंधों के अनुसार स्तरण, जैसे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, सफेद पोश व्यवसायों के लोग जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, जज, प्रशासक आदि। काश्तकार लोग, मजदूर लोग जैसे कल कारखाने के लोग, वर्कर लोग, ये क्या है, विभिन्न व्यवसाय और धंधे जो स्तरण में उसमें स्तर के अनुसार हर तरह के व्यवसाय से लोग जुड़े हैं, जो कि व्यवसायों में ये क्या दिखाता है, विभिन्नता का आधार हमें दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा। सामाजिक स्तरीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है, शिक्षा। शिक्षा मानव की एक विकासशील प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जो मनुष्य के आजीवन चलने की, जन्म से मृत्यु तक आजीवन इसे सीखता है। हर वर्ग के लोग इसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक समाज में शिक्षित व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा स्तर प्रदान किया जाता है। उस शिक्षा पर आधारित लोगों में अंतर, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग, स्कूली शिक्षा प्राप्त लोग, मामूली शिक्षा प्राप्त लोग पूर्णतया अशिक्षित होते हैं। उस शिक्षा पर आधारित लोगों में अंतर, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग और स्कूली शिक्षा प्राप्त लोग और मामूली शिक्षा प्राप्त लोग पूर्णतया अशिक्षित लोग, इसमें हर तरह के लोग आते हैं। शिक्षित व्यक्ति स्तरीकरण को क्या कर देती है, एक नया मोड़ दे देती है, और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति धनोपार्जन करके अपनी क्या करती है, आर्थिक स्थिति को सुधार लाता है, या बोलिए मजबूत कर देता है। सामाजिक व्यवस्था उससे क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। इसके कारण ये इसमें शिक्षा का क्या है, बहुत बड़ा दायित्व है। और जन्म, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जन्म। कुछ परंपरागत समाजों में जिन लोगों को उच्च वंश अथवा जाति से संबंधित माना जाता है, जैसे हमने आगे भी बताया कि जो जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी का सदस्य बना रहता है। यह एक बंद वर्ग है। जन्म के आधार पर कुछ दूसरे समूहों से ऊंची परिस्थिति मिल जाती है। भारत में विभिन्न जातियों के रूप में पाया जाने वाला सामाजिक स्तरीकरण इस दिशा को प्रकट करता है। सभी शिक्षा कार्यकर्ताओं को इन विभिन्न सामाजिक स्तरीकरण को ध्यान में रखना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक वर्गों और शिक्षा जातियों और शिक्षा धर्म और शिक्षा भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा लिंग और शिक्षा के परस्पर संबंधों को उत्तम जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्तर के लोगों की आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, क्षमताएं, दृष्टिकोण, मूल्य आदि भिन्न भिन्न होते हैं। शिक्षा के स्तरीकरण के सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं चिंतकों को इस विषय में बहुत संवेदनशील, जागरूक होनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत सरकार शिक्षा द्वारा कम से कम करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय, ग्रामीण स्तर पर उच्च शिक्षा देने की
स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रायः कमज़ोर वर्गों को शिक्षा का समान सुविधाएं या अवसर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक स्तर को बदलने की चेष्टा की जाए। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण है क्या। इसके ये सामाजिक स्त्रीकरण है क्या? सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था के रूप में जाति की विवेचना करें और इसके विभिन्न आधारों की विवेचना करते हुए हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और शेयर करें और ज़रूरत से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।